गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धरणीधर वैष्णव इतिहास की एक नई क्लास लेकर, और आज की जो हमारी क्लास है वो है यूनानी आक्रमण। और यूनानी आक्रमणकारियों में सबसे प्रमुख और जो सर्वप्रथम भारत में आने वाला था वो था सिकंदर। देखिए, जो स्वयं सिकंदर जिस सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो एरियन नाम का एक इतिहासकार था, यूनानी है। एरियन कहता है कि सिकंदर स्वयं इस इलाके को जीतता हुआ, इस इलाके में कुछ ऐसे राज्य थे, गणराज्य थे, यानी काबुल नदी से लेकर तक्षशिला या सिंधु नदी तक, इस हिस्से में काबुल से लेकर, ये क्योंकि यहां पर नदी भी है, ध्यान रखना, ये काबुल नदी भी यहां तक बहती है जो सिंधु में जाके आगे मिलती है। तो यहां से लेकर यहां तक के इस इलाके में स्वयं विजित करता हुआ, बहुत सी गणजातियां थी, उनको जीतता हुआ सिकंदर आगे बढ़ता है। तो एरियन ये वर्णन देता है। तो उनमें से कौन कौन सी जातियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो नंबर जो सबसे पहले आता है वो अस्मक जिसको कहा गया है, या अस्पेशियन। सबसे पहले किसको जीतता है? अस्पेशियन या अस्मक नाम की जाति आती है, जिनसे सबसे पहले सिकंदर आक्रमण करता है। और यहां पर इतनी भीषण मारकाट करता है कि अंत में 40,000 तो युद्ध के रूप में बंदी बना लेता है। कौन? सिकंदर। 40,000 वो बंदी बना लेता है। किस वंश के? अस्पेशियन या अस्मक साम्राज्य के। नंबर जो 2 बात करें वो है नीसा, यहीं पर स्थित है नीसा। और नीसा का जो साम्राज्य है, ये नीसा पे गोरियों का शासन था, गोरी वंश के लोग शासन कर रहे थे, गोरियों का। अब ये तो बेचारे डर के मारे ही, क्योंकि ये युद्ध इतना भयानक था, 40,000 बंदी बना ले गए और बाकी को लगभग मौत के घाट उतार दिया। सिकंदर की क्रूरता जानते थे नीसा के गोरी, तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, बिना संघर्ष किए ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। कौन? नीसा के गोरी, बिना कुछ प्रतिरोध किए ही। और जो तीसरा नंबर आता है सिकंदर के इन गणजातियों में है, वो है अश्वकायन, और जिनकी राजधानी है मगस। अश्वकायनों को जीतता है और राजधानी है मगस। अब देखिए, मगस में यहां पर सिकंदर को बड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, भयंकर। क्योंकि देखिए, ये एक एक राज्य है, एक एक जो गणराज्य था, इतना प्रबल, यूं कहें कि ताकतवर था कि सिकंदर की सेना विश्व विजय का सपना लेकर चली थी, किंतु व्यास नदी से आगे बढ़ने से वो मना कर देती है। क्यों? क्योंकि एक एक का जो यहां पर इन्होंने देखा, प्रतिरोध देखा, या यहां की जो वीरता देखी, सूरवीरता देखी, कि इस कारण से सेना वहीं पे रुक जाती है सिकंदर की। और अश्वकायन जिनकी मगस राजधानी थी, यहां सिकंदर स्वयं घायल हो जाता है। सिकंदर भी यहां पर क्या होता है? घायल हो जाता है। इस युद्ध में इतना भयंकर युद्ध करते हैं ये, कि ये सिकंदर भी यहां युद्ध में घायल हो जाता है। और जो दुर्ग था, यानी युद्ध से पहले की कंडीशन है, जो दुर्ग था, दुर्ग के चारों तरफ खाई खोद लेते हैं ये अश्वकायन जो हैं, दुर्ग के चारों तरफ खाई खोद लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। सिकंदर खूब प्रयास करता है। इस प्रयासों के दौरान स्वयं भी घायल हो जाता है। और यहां तक कि जब ये अश्वकायन सारे मारे जाते हैं, तो यहां पर जो स्त्रियां थी वो भी युद्ध करने के लिए लग जाती है। इतनी वीरता थी कि अश्वकायन जो आदमी थे, उनकी मृत्यु के बाद यहां जो स्त्रियां मौजूद थी, परिवार की या जो समाज की, वो स्त्रियां भी सिकंदर से युद्ध करती हैं। किंतु परास्त होना तय था सिकंदर की वीरता के सामने। तो सिकंदर क्या करता है, यहां अपनी इसका बदला लेता है। किस तरह से? यहां पर जितने भी स्त्रियां बच्चे थे, इन स्त्रियों को भी वो मौत के घाट उतार देता है। मौत के घाट उतार देता है। कौन? सिकंदर यहाँ की स्त्रियों को। क्यों? क्योंकि वो पुरुषों के बाद में स्त्रियों ने युद्ध में भाग लिया था। तो यहां तक ये 3 जो प्रारंभिक था, वो 3 प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कहां तक पहुंचने में? सिकंदर को तक्षशिला पहुंचने से पहले, सिंधु नदी तक पहुंचने में। एक सेना पहुंच चुकी है, हेफेस्टियन के नेतृत्व में सिंधु पर पुल बनाने काबुल के मार्ग से होते हुए यहां पर सेना पहुंच चुकी है। दूसरी स्वयं की सेना इस इलाके को जीतती हुई यहां पर पहुंचती है, और उसी सेना से जाकर मिलती है। तो इस दौरान उसको 3 जातियां, अस्पेशियन या अस्मक, नीसा के गोरी और अश्वकायन जिनकी राजधानी मगस है, उनसे युद्ध करना पड़ता है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों सेनाएं मिलती है वापस से, दोनों सेनाएं मिलकर वापस से आगे बढ़ती हैं। अब यहां पर जो है, हम यहां पर पहुंच चुके हैं। सिकंदर बल्क के रास्ते अलेक्जेंड्रिया, काबुल, और काबुल से एक सेना यहां पर, दूसरी सेना इस क्षेत्र को विजित करते हुए यहां पहुंचती है। सिंधु नदी ओहिंद के पास में कहां पहुंचती है?
ओहिंद के पास में। यहां पहुंचने पर सेना पुल बना रही है। इसी समय जो सिकंदर है वो एक क्षेत्र को जीतने का प्रयास करता है। तो अर्नोस जीतता है क्योंकि शशिगुप्त, इससे पहले मैंने बताया था, तक्षशिला का आम्भी और पूर्वोत्तर इसी क्षेत्र का एक शशिगुप्त नाम का शासक इससे आके मिल जाता है। तो अर्नोस, जो अर्नोस का राज्य था उसको जीत लेता है कौन? सिकंदर। इस ओहिंद में पुल बनने से पहले या पार करने से पहले एओर्नस का, और जीत कर किसको सौंप देता है? शशिगुप्त को। शशिगुप्त के अधिकार में ये क्षेत्र दे देता है सिकंदर। तो सिकंदर की यहां पर ये चौथी विजय हो गई, महत्वपूर्ण विजय। हालांकि छोटे मोटे और भी थे किंतु हम महत्वपूर्ण को याद करते हुए चल रहे हैं। तो अर्नोस को जीतकर शशिगुप्त को सौंप देता है कौन? सिकंदर। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पुल बन चुका तब तक, और पुल कैसे बना है? नावों पे बना हुआ है। पुल बना, और पुल किसका है? नावों का। सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ थी, बारिश का समय था क्योंकि 326 ईसा पूर्व हो चुका था। बसंत के दिन ये भारत के लिए आगे बढ़ता है, यानी यहां तक तो भारत का साम्राज्य था। तो यहां पर ये जो समय था वो है 326, और बसंत ऋतु थी। बसंत में तो ये चला था, भारत पहुंचा तब तक बरसात का समय शुरू हो चुका था। तो यहां पर सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ थी, और इस बाढ़ को पार करने के लिए उसने पुल बनाया। और उस समय पुल ऐसा नहीं था कि आज की तरह फ्लाईओवर बना दिया। फ्लाईओवर ना बनके यहां पर क्या बना था? यहां पर बना था नावों का पुल, नावों को एक दूसरे से जोड़कर। अगर आपने देखी हो तो हाल ही में कुछ सालों पहले मूवी आई थी मोहनजोदारो। उसमें सिंधु नदी में जब बाढ़ आती है तो किस तरह से नावों को एक दूसरे से जोड़कर, सटाकर, यानी नावों के पास में नाव रख दी जाती है और इनको रस्से से बांध दिया जाता है और नदी में उतार दिया जाता है, इस तरह से रस्सी से बांध के, और इस तरह से नदी को पार किया जाता है। तो यहां पर इस नावों के पुल द्वारा सिंधु नदी को पार करता है कौन? सिकंदर। अब सिकंदर नदी को पार करके पूर्व के हिस्से में बढ़ चुका है। तो कहां से पार किया? यह भी एक महत्वपूर्ण है। ओहिंद से, ओहिंद स्थान से सिकंदर इस नदी को पार करता है। यहां पर है ओहिंद, तक्षशिला के इस हिस्से में, और यहां पर तक्षशिला पहुंच जाता है नदी पार करते ही। तो तक्षशिला पहुंचने पर तक्षशिला में जो शासक था आम्भी, अभी तक केवल उसका दूत मंडल मिला था, स्वयं नहीं मिला था। आम्भी स्वयं खुद भी और आसपास के जो छोटे मोटे राज्य थे अपनी सेना के सहित इसके स्वागत करते हैं। सेना सहित किसका स्वागत करते हैं? सिकंदर का। सिकंदर का भव्य स्वागत किया जाता है। यहां तक कि आम्भी बैल, जो उस समय यही हुआ करते थे, भेड़ और कुछ चांदी के आभूषण, ये भेंट करता है किसको? सिकंदर को भेंट करता है कौन? आम्भी। अब सिकंदर जो था मैत्री में विश्वास करता था, वो चाहता था कि मैत्री संबंध के आधार पर अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए। तो इसने ये जो थे भेड़, चांदी और बैल, इनमें अपना भी इतने दिया उतना ही और मिलाकर आम्भी को वापस लौटा दिया कि भाई आज से हम दोनों मित्र हैं और तुम्हें ये साम्राज्य संभालना होगा। तो आम्भी ये सारा का सारा वापस प्राप्त हो जाता है। कोई नुकसान नहीं, फायदा ही हुआ यहां पर, किंतु देशद्रोही कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने भारत में आक्रमण करने के लिए सिकंदर को आमंत्रित किया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसको कोई युद्ध नहीं करना पड़ा सिकंदर को, तक्षशिला में रहते हुए। तक्षशिला के आम्भी ने इसको सहायता का आश्वासन दिया था। अब तक्षशिला के पार अब यहां पर जो है युद्ध होगा, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण था, यानी यहां तक पहुंचने का हमारा एक जरिया था। इस रास्ते से हम पहुंचे और जो युद्ध होगा वो होगा पोरस के साथ में। पुरु का युद्ध या पोरस का युद्ध या जेहलम का युद्ध या विटस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिच, कई नाम हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां से क्या करता है सिकंदर? तक्षशिला में रहते हुए सिकंदर एक सूचना भेजता है। तक्षशिला से सूचना भेजता है किसके पास में? पोरस के पास में। पोरस कहां का शासक था? पुरु का, पुरु राज्य का शासक था। देखिए यहां पर
सिंधु नदी है और सिंधु के पास में ये झेलम नदी है जो लाल रंग से ड्रॉ की हुई है, सिंधु झेलम। और जो पोरस का राज्य है वो है झेलम और चिनाब के मध्य, ये चिनाब है और ये झेलम, चिनाब झेलम, इनके मध्य पुरु या पोरस का राज्य है। और यहाँ पेशावर के इस पार या सिंधु के इस पार तक्षशिला है। तो पोरस या पुरु के पास में सूचना भेजी जाती है कि वो आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो आप भी आत्मसमर्पण कर दो पोरस के पास में। जो पोरस था वीर कहा जाता है, इतना वीर था, हालांकि बड़ा ऊंचा कद था, 6.5 फीट तो लंबाई थी ऐसा कहते हैं, बहुत ऊंचा लंबा कद था इसका। और जैसा कद वैसा ही काम, यह भी संदेश वापस भिजवा देता है। सूचना के प्रत्युत्तर में सूचना भिजवाता है पोरस किसके पास में, सिकंदर के पास में, तक्षशिला में बैठे हुए सिकंदर के पास में सूचना जाती है कि भाई आत्मसमर्पण नहीं, वो उसके दर्शन, यहां पर जो सिकंदर सूचना भेजता है वो दर्शन की सूचना भेजता है कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो पोरस सूचना भेजता है कि आपके दर्शन या सिकंदर के दर्शन वो रणभूमि में करेगा। कहां पर करेगा, रणभूमि में दर्शन करेगा। कौन कहता है, पोरस। किसको, सिकंदर को सूचना भिजवा देता है। सिकंदर वैसे ही विश्व विजय का सपना लेकर चला हुआ था, तो मन में जचती है कि भाई अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए यहां पर युद्ध की घटनाएं तय होती है। यहां पर झेलम नदी में बाढ़ का समय, बरसात है, तो सिंधु के साथ साथ झेलम में भी बाढ़ आई हुई है। और इस झेलम को पार करना था, क्योंकि देखिए यहीं से शुरू नहीं हुई थी, यहां से नदी है, तो इसके पार, अब इसको पार करना सिकंदर के लिए बहुत खतरनाक था, क्योंकि भयंकर, सिंधु में जैसी बाढ़ थी वैसी ही झेलम में बाढ़ थी। और बाढ़ के तुरंत बाद पार करते ही दूसरी तरफ पोरस का आक्रमण झेलना था, क्योंकि सिंधु तो पार कर ली, क्योंकि सिंधु पार करने के बाद तो स्वागत हो रहा था, आराम था, किंतु यहां पर तो तुरंत पार करते ही युद्ध होना था सिकंदर के साथ में। तो सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध होगा उसकी घटनाक्रम, क्या घटनाक्रम घटता है देखते हैं। सिकंदर और पोरस के मध्य में युद्ध का नाम है झेलम का युद्ध। वितस्ता एक ही नाम है, झेलम ये वितस्ता कहा जाता है। तो झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, और यूनान में इसको हाइडेस्पिज, और साथ में हम इसको कह सकते हैं पोरस का युद्ध, क्योंकि पोरस ने किया, तो पोरस के लिए भी कहा जाता है पोरस युद्ध या पुरु का युद्ध। ये इसके विभिन्न नाम हैं जो हमें पढ़ने हैं। और ये समय है 326 ईसा पूर्व, जो बसंत ऋतु के पार में चला था और बरसात के समय में यहाँ पर पहुंच जाता है सिकंदर। दोनों के मध्य युद्ध के घटनाक्रम होता है। नदी बनी हुई है, नदी के एक तरफ सिकंदर है और उसकी सेना है, दूसरी तरफ पोरस है। पोरस के वीर सैनिक, सिकंदर के भी यूनानी वीर सैनिक, दोनों के मध्य। सिकंदर, इस नदी में भयंकर बाढ़ चल रही है, पानी की बहुत तेज रफ्तार है। सिकंदर के साथ प्लस 5000 सैनिक कौन देता है, आम्भी सहयोग के रूप में दे देता है। किसको, सिकंदर को 5000 सैनिकों की सहयोग और मिल जाता है, क्योंकि तक्षशिला का शासक आम्भी की शत्रुता थी पोरस के साथ में। तो यहां पर अब मौके की, अवसर की तलाश में था सिकंदर कि किस तरह से युद्ध किया जाए। तो एक दिन अवसर मिलता है, भयंकर बरसात थी, रात का समय है सॉरी, रात के समय में सिकंदर इस नदी को पार कर लेता है, वही नावों के पुल के जरिए, और पार करने के बाद पोरस के सेना पर आक्रमण कर देता है। खतरनाक आक्रमण होता है, किंतु प्रत्युत्तर उससे भी, प्रतिक्रिया उससे भी तेज मिलती है। पोरस ने और भी भयानक आक्रमण किया। यूनानी सैनिक पूरी तरह तहस नहस हो चुके हैं, यूनानियों को कुछ नहीं पता कि क्या युद्ध में हो रहा है, क्या कंडीशन है, क्योंकि एक तो भयंकर बाढ़ है, बारिश है और कीचड़ फैला हुआ है। सैनिक आपस में लड़े जा रहे हैं, किंतु उनके जो अस्त्र शस्त्र है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर देखिए पोरस को भी, जैसे सिकंदर को हुई समस्या वैसे पोरस को भी हुई। पोरस को क्या समस्या हुई, पोरस के सैनिकों के पास धनुर्धर थे। क्या थे, धनुर्धर। और आज के धनुष तो फिर भी यूं उठा के चलाए जाते हैं, देखा होगा, किंतु यहां पर जो धनुष होते थे बड़े होते थे, और बड़े होते थे तो उनको जमीन पे टिका करके, यानी जमीन पे टिका करके उनको चलाना पड़ता था। तो यहां पर जो धनुर्धर थे, मिट्टी गीली थी, कीचड़ था, कीचड़ होने की वजह से वो धनुष टिक नहीं पाए, और यहाँ धनुर्धर जो थे पोरस के वो फेल हो गए,
यहां पर वो सफलता नहीं मिली उनको, क्योंकि वो कीचड़ की वजह से सैनिक भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब ऐसे में पोरस की सेना के पास एक नई चीज थी, जो थे हाथी, जो यूनानियों ने पहले कभी नहीं देखे थे। हाथी थे, लगभग कहते हैं कि 300 के करीब यहां पर हाथी थे पोरस के पास में। अब ये हाथी आगे बढ़ते हैं, हाथी आगे बढ़ते हैं, ऐसा सिकंदर की सेना ने पहले नहीं देखा था कि ये कौन सा विशालकाय जानवर है। तो फिर भी युद्ध तो करना है, युद्ध छिड़ चुका है, तो सिकंदर की सेना लगातार निरंतर लड़ती है। और होता क्या है कि यहाँ पर जो सिकंदर है वो निर्देश देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये हाथी यहाँ से दौड़ने लगे। तो यहाँ पर इसकी हाथियों की आंखों में तीर मारे जाते हैं, आंख फोड़ी जाती है। कीचड़ था, बरसात थी, हाथी चिंगाड़ते हुए बिगड़ते हुए पोरस की सेना को ही रोंदते हुए, पोरस की सेना को ही रोंदते हुए पीछे भागने लगे। कौन से सैनिक? हाथी। किसकी सेना में? पोरस की सेना में। यहां सिकंदर का पलड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि ये हाथी पोरस पे ही भारी पड़ चुके हैं। अब ऐसे में पोरस जो था पीछे हटता है, और ये तभी सिकंदर के जो जो घुड़सवार थे वो आक्रमण करते हैं तेजी से पोरस की सेना पर, और पोरस की सेना लगभग तहस नहस हो जाती है। किंतु पोरस युद्ध से अकेला लड़ता रहता है, लास्ट में हाथी भी चले जाते हैं, अकेला लड़ता है। जब उसको लगता है कि अब नहीं है तो वो पीछे हट जाता है। भयंकर युद्ध होता है, सिकंदर स्वयं इसको हार मान चुका था, किंतु संयोगवश ये हाथियों के बिगड़ने से मामला गड़बड़ होता है। पोरस पीछे हटता है और चला जाता है। तो ऐसे में सिकंदर आम्भी को दूत बनाकर भेजता है। किसको? आम्भी को दूत बनाकर भेजता है। किसके साथ? पास में, पोरस के पास में। अब देखिए, देशद्रोही था आम्भी, तो पोरस का खून खोल उठता है यहां पर, और पोरस पुनः इस आम्भी के पीछे पड़ता है और एक प्रत्युत्तर देता है, सेना सहित आक्रमण करता है। आम्भी यहां से जान बचाकर भागता है। ऐसा वर्णन एक सिक्के पर मिलता है, जिसमें एक सिक्के पर भाले से प्रहार करते हुए दिखाया गया है, किसको? पोरस को, आम्भी के ऊपर में, और दूसरी तरफ सिकंदर का चित्र बना हुआ है, यानी उस युद्ध का वर्णन इस सिक्के से मिलता है। आम्भी भाग जाता है, और अब क्या होता है? पोरस हालांकि युद्ध में जीत नहीं पाता है, तो सिकंदर अपना दूसरा दूत मंडल भेजता है, और उस दूत मंडल में यहां पर एक जो सिकंदर था उसका एक मित्र था, उसको भेजता है। किसके पास में? पोरस के पास में एक मित्र था, वो जाता है, और जो मित्र जाकर इससे बात करता है पोरस से, पोरस इसकी बात को, मित्र की बात को टालता नहीं है, मान जाता है। और मेरुस नाम था उस मित्र का, पोरस का मित्र मेरुस, सिकंदर का राजदूत और पोरस का मित्र, दोनों के मध्य बातचीत होती है। पोरस को सिकंदर के पास लाया जाता है। सिकंदर के सामने जब ये बैठा था, तो सिकंदर इससे पूछता है कि बताइए तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस कहता है कि एक ऐसा व्यवहार किया जाए जैसा एक पराजित शासक के प्रति विजित शासक या विजेता राजा करता है। ऐसा कहा किसने? पोरस ने, कि मेरे साथ वैसा व्यवहार किया जाए जैसे एक पराजित के साथ किया जाता है। सिकंदर यहाँ इसकी वीरता तो पहले ही देख चुका था, और इसकी व्यक्तिगत वीरता से भी परिचित होता है, और पोरस को वो साम्राज्य वापस से लौटा देता है, ये वाला इलाका। ध्यान रहे, और सहायता का आश्वासन दोनों एक दूसरे को देते हैं, दोनों के मध्य संधि होती है, और आम्भी यहां से हट जाता है। तो ये था पोरस और सिकंदर के मध्य एक भयानक और बढ़िया कहानी में लिखा हुआ युद्ध, जिसका नाम है झेलम वितस्ता हाइडेस्पिजिया। पोरस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में, और पुरु राज्य पर हालांकि अधिकार तो पोरस का ही रहता है, और साथ में उसको कुछ क्षेत्र और मिल जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए सिकंदर यहां से आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी आगे की घटनाक्रम और हम देखते हैं। सिकंदर और पोरस का साम्राज्य हम देख चुके हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। बल्क बैक्टेरिया काबुल होते हुए पेशावर में तक्षशिला में आम भी मिलता है, और यहां पर पुरु या पोरस का साम्राज्य। अब यहां पर जो विजय हुई, उस विजय के फलस्वरूप दो नए नगर बसाता है, जिसका नाम है विजयनगर, जिसका नाम विजयनगर का मतलब होता है निकेया। तो निकेया नाम का एक नगर बसाता है तक्षशिला और झेलम
नदी के बीच में किनारे पर। तो नंबर 1 जो नगर और दूसरा इसके सिकंदर का जो प्रसिद्ध घोड़ा था वो इस युद्ध में काम आ जाता है, मर जाता है, बुकेफला। तो उसके आधार पर, बुकेफला के नाम के आधार पर ये एक और दूसरा नगर बसाता है। तो ध्यान रहे सिकंदर द्वारा बसाए गए 2 प्रमुख नगर निकैया और बुकेफला कहां पर है? ये यहीं पर है। इसी रास्ते में तक्षशिला के आगे झेलम के किनारे पर निकैया और बुकेफला 2 नगर नए बसाता है कौन? सिकंदर यहां पर। और इसके बाद जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है कौन? सिकंदर। तो सिकंदर जो आगे बढ़ता है तो इसके बाद जो कुछ और क्षेत्र जीतता है उनके बारे में हम बात करते हैं। यहां ध्यान रहे 2 नगर बसाता है, निकैया और बुकेफला। सिकंदर यहां से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर कुछ और विजय करता है, मालव, कठ और शूद्रकों की, इनकी विजय करता है। व्यास तक ये आता है, यानी पंजाब के इलाके तक ये दस्तक दे देता है और अंतिम छोर, अंतिम बिंदु यही माना जाता है। तो यहां से लेकर, कहां से? पुरु या पोरस से लेकर 3 नदियां पार करता है, चेनाब पार करता है, उसके बाद में ये रावी पार करता है और उसके बाद व्यास तक ये पहुंच जाता है। यहां तक पहुंचने में वो 3 राज्यों की ओर, 3-4 राज्यों की ओर विजय करता है। तो नंबर 1 है गलचुकायन, जो पहला इस नदी को पार करने के बाद गलचुकायन नाम का साम्राज्य आता है, उसको विजित करता है। महत्वपूर्ण नहीं है, नाम याद रखना काफी है हमारे लिए, यह भी याद रह जाए तो ठीक है। उसके बाद जो दूसरा साम्राज्य है वो है गंधारिस। कौन सा है? गंधारिस साम्राज्य है, वो भी इसी रास्ते में पड़ता था। तो यहां पर ये दूसरे साम्राज्य को चिनाब के पार में है। ध्यान रहे ये झेलम है, इस चिनाब के पार यहां पर ये राज्य था, जहां पुरु का या पोरस का भतीजा छोटा पुरु शासन कर रहा था गंधारिस में। छोटा पुरु था और किसका भतीजा था? पोरस का। उसको भी ये जीत लेता है। नंबर 3 2 हो गए, और जो नंबर 3 यहां पर है वो है अद्रेष्टाई। कौन सा शासक है? कौन सा साम्राज्य है? अद्रेष्टाई। जो अगला क्षेत्र आता है अद्रेष्टाई आता है, जिसकी राजधानी प्रिम्प्रमा ये इसकी राजधानी थी और इस पर अधिकार कर लेता है। रावी के पार में था ये, यहां रावी नदी के पार। यहां तो छोटा पुरु था यानी गंधारिस, और इस रावी के इस पार में यहां पर ये जो अस्ट्रेटाई शासन था, प्रिपम्पा इसकी राजधानी थी और इस पर अधिकार कर लेता है। रावी के ये पार था, रावी नदी के दूसरी तरफ। और नंबर 4 जो अंतिम इस क्षेत्र में पड़ता है वो है कठ जनपद। जो जनपद नहीं, सॉरी, कठ, जो यहाँ पर जो साम्राज्य फैला हुआ था, कठ यानी जिसका क्षेत्र भारत में भी फैला हुआ था। यहाँ पर ये अधिकार इन पर भी आक्रमण करता है और इसको ये पंजाब की कहीं लड़ा जाती थी। संगल इनकी राजधानी थी कठ, और संगल इनकी राजधानी थी। पंजाब की लड़ाकू जाती थी। पंजाब की क्या है? संगल तो इनकी राजधानी थी और पंजाब की ये लड़ाकू जाती थी। बड़ा खतरनाक युद्ध होता है इनके बारे में, छोटी सी कहानी है, ज्यादा नहीं, कि इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य संगल के चारों तरफ रथों का घेरा बना लिया, सिकंदर को अंदर नहीं घुसने दिया। यहाँ भी सिकंदर पोरस की मदद से घुस पाता है। ये जो पोरस था ये इसके साथ में था, तो पोरस के साथ में इस कठ राज्य को ये जीत लेता है सिकंदर, पोरस की मदद से सगल राज्य को, क्योंकि फिर तो मदद मिलनी थी और यहाँ स्थानीय परिस्थितियां पोरस के अनुकूल थी। पोरस जानता था किस तरह से जीता जा सकता है, तो सगल या कठ राज्य को जीत लिया जाता है। और विजित होने के बाद इनकी सामूहिक हत्या की जाती है। सामूहिक हत्या कर दी जाती है कठों की, किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा सामूहिक इनकी हत्या कर दी जाती है, कठ जो सगल पंजाब में था, इस जनजाति में। अब यहां से देखिए ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और ये इसका लौटने का समय आ जाता है, क्योंकि अंतिम छोर आ गया व्यास नदी और यहीं तक ये बढ़ता है। कौन? तो देखिए पोरस के बाद में हमने 3-4 राज्य देखे हैं, गलचुकायन, गंधारिस, अस्ट्रेटाई और
कठ राज्य, ये इसी क्षेत्र में है, इसी सीधा सीधा वो जाता है भारत की तरफ बढ़ता है और व्यास के पास जाके ये रुक जाता है। इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है, कई कारणों के कारण यहाँ इसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है और यही इसका ये मान लेते हैं सिकंदर का चरमोत्कर्ष था या उत्कृष्ट बिंदु था या सबसे उच्चतम बिंदु था। व्यास क्या है, इसका जो यूं कहें कि उत्कृष्ट का चरम था। किसका? उत्कर्ष का चरम बिंदु था। किसका? सिकंदर का। ध्यान रहे, प्रश्न बन सकता है। सिकंदर का उत्कर्ष का चरम बिंदु व्यास नदी। यहां पर क्या होता है, इसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। सेना क्या करती है? मना कर देती है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कारण क्या थे? नंबर 1, सेना में बड़ी थकान हो चुकी थी। सेना बड़ी खूब थक चुकी थी, युद्ध करते करते इतनी थक चुकी थी, काफी समय से ये चल आ रही थी, लगातार घाव थे, सैनिक मरते जा रहे थे, फिर भी थकान। नंबर 2 जो था वो था डर। अब देखिए, पोरस और कठ ऐसे खतरनाक राज्य इनको मिलते हैं, ऐसी युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है, जहां ये हारते हारते बचते हैं। तो ऐसे में इनके मध्य में डर बैठ जाता है कि कहीं यहां पर ये कंडीशन है तो भारत में जो मगध साम्राज्य सुन रखा था वो बड़ा खतरनाक था, तो यहां ये रुक जाते। सैनिकों में डर था कि उनके वापसी लौटने की कोई संभावना नहीं थी। नंबर 3 जो बात करें तो वो था इनके परिजनों की याद आने लग गई। भाई आएगी, परिजनों की याद तो आएगी, घर की याद तो आएगी ही, तो इनको याद आने लग गई सैनिकों को, क्योंकि 336 ईसा पूर्व में जब शासक बना उसी समय से इनको लेकर चल पड़ा था और 10 से 12 साल हो चुके थे इनको अपने घर छोड़े हुए, तो घर की याद थी। इस कारण से इस सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर खूब प्रयास करता है, ओजस्वी भाषण भी देता है, सेना को मनाता है, नहीं मानती है। लास्ट में सिकंदर को भी हार माननी पड़ती है। सिकंदर स्वयं बीमार हो जाता है इस सोच के कारण से कि उसका विश्व विजय का सपना अधूरा रह रहा है, किंतु वो वापस से आने की सोच करके यहीं से व्यास नदी से वापस लौटता है। इसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो आया उसी रास्ते से सिकंदर वापस लौट जाता है। किंतु लौटने से पहले व्यास नदी के तट पर, व्यास नदी का जो तट है, जो छोर है कि भाई मैंने मील का पत्थर तो साबित कर दूं कि मैं यहां तक पहुंचाता, तो यहां पर ये एक 12 विशाल वेदियां बनवाता है। 12 क्या बनाता है? विशाल काय वेदियां बनवाता है कि मैं यहां तक पहुंचाता। किसकी बात है ये? सिकंदर की। तो ये व्यास नदी का शिखर, व्यास नदी का छोर है जहां तक ये काम करता है। अब यहीं से ये वापस लौट जाता है और लौटते समय वापस से ये कहां तक पहुंचता है? जहां इसने विजय यात्रा शुरू की थी, पुरु या पोरस के पास है, और झेलम के रास्ते से ये आगे बढ़ेगा। और रास्ते में कुछ और जातियां हैं जहां इनको युद्ध करना पड़ेगा, वो और देखते हैं छोटी मोटी। तो ध्यान रहे, उत्कर्ष का चरम बिंदु व्यास नदी। अब यहां से देखिए, सिकंदर वापस लौट रहा है, निकैया नगर तक पहुंचता है और यहां से नीचे की तरफ पहुंचता है। तो जो सबसे पहले आता है, पर इससे पहले एक चीज और, ये जो साम्राज्य इसने जीता वो ये 3 क्षेत्रों में बांट देता है। तो 3 क्षेत्रों में बांटता है। किस किस को बांटता है ये? तो नंबर 1 जो पहला क्षेत्र बांटता है सिकंदर, वो बांटता है पोरस को। पोरस को देता है व्यास से लेकर कहां तक है? झेलम तक का क्षेत्र। व्यास से कौन सा? झेलम, जहां तक का इसका स्वयं राज्य था। नंबर 2 बात करें तो वो है आम्भी, और आम्भी को जो साम्राज्य है वो देता है झेलम से लेकर सिंधु तक। झेलम से सिंधु तक। और तीसरा जो क्षेत्र है ये ऊपरी क्षेत्र, जिसमें एर्नोस और कश्मीर का क्षेत्र आता है, वो देता है अभिसार को। अभिसार को कौन सा क्षेत्र देता है? एर्नोस और कश्मीर का क्षेत्र। अब ये 3 क्षेत्र आपस में, इन यहाँ के जो
स्थानीय शासक थे उनको दे देता है। उसके बाद से ये इसका प्रत्यावर्तन का समय है, ध्यान रहे, पोरस को व्यास से झेलम और झेलम से सिंधु तक का देता है, आम्बी को और अभिसार को ऊपरी हिस्सा दे देता है। यहां से वो आगे बढ़ता है तो भी उसको संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष 3-4 और जातियां होगी जिनके साथ ये संघर्ष करता है। तो जो संघर्ष करना पड़ता है ये लौटते समय, वो नंबर 1 सबसे पहले आता है इस झेलम के पार में सिवी और आगसल्स का प्रतिरोध करता है। सिवी, और उससे पहले ये क्या करता है, ये शूद्रक और मालव एक हो जाते हैं। यहां से इसी रास्ते से आता है, देखिए वापस इस रास्ते से ये पाटल तक जाएगा, व्यास से आता है और झेलम के किनारे किनारे ये जो ब्लैक डॉट है यहां से ये पाटल तक पहुंचता है। तो यहां पर ये मालव और शूद्रक एक हो जाते हैं। तो सबसे पहले लौटते वक्त जहां पर मालव और शूद्रकों का संगठित प्रतिरोध, नंबर 1 मालव व शूद्रकों का संगठित प्रतिरोध करता है कौन, सिकंदर। दोनों के मध्य युद्ध था, दोनों एक साथ युद्ध करते हैं सिकंदर के साथ, और दोनों के दोनों पराजित हो जाते हैं सिकंदर से। और क्या होता है, सिकंदर युद्ध भयंकर होता है। यहां भी जैसे पहले युद्ध होता है, सिकंदर फिर से एक बार फिर यहां पर सिकंदर स्वयं घायल होता है। कौन होता है घायल, सिकंदर स्वयं यहां पर घायल हो जाता है। घायल होने के बाद में मालव जो हैं वो अपने आप को हार मान लेते हैं, और जो मालव हैं वो हार मान लेते हैं, किंतु शूद्रक अभी भी रुके हुए हैं। तो लास्ट में शूद्रकों को भी परास्त कर दिया जाता है और इन शूद्रकों को मार दिया जाता है। तो मालव और शूद्रकों का प्रतिरोध, उसके बाद ये नीचे आगे की तरफ बढ़ता है, तो यहां भी इसको आक्रमण का सामना करना पड़ता है सिवी और आगसल्स का। जो नंबर अगला है वो है सिवी और आगसल्स। ये 2 जनजातियां थी, जनजातियां कहे या गणराज्य कहें, जिनका प्रतिरोध करना सामना करना पड़ता है। सिवी तो आत्मसमर्पण कर देते हैं, किंतु आगसल्स के सभी लोगों को प्रतिरोध जो सामना करना पड़ता है, सभी लोगों को सिकंदर क्या कर देता है, मार देता है, मौत के घाट उतार देता है, परास्त कर देता है। और यहाँ पर परास्त करने से पहले देखिए यहाँ भी एक छोटी सी घटना होती है कि आगसल्स के जो व्यक्ति थे वो अपनी स्त्री और पुरुष जो बच्चे थे उनको पहले मारते हैं। मारने का मतलब है वो आग में झोंक देते हैं। आगसल्स के जो लोग थे अपने स्त्री और बच्चों को किससे बचाने के लिए, सिकंदर से, और स्वयं युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। तो ये संघर्ष में इसके 2 प्रमुख स्थान। और फिर किंतु ये आगे बढ़ता है तो भी कुछ राज्य और आते हैं। तो नंबर 3 है वो है सेडोगोई। ये साम्राज्य था जहां उसको सेगडोई जिसको कहते हैं, सेगडोई, इससे संघर्ष करना पड़ता है, जिसको जीत लेता है। और उसके बाद मूसिक और संबोस। मूसिक खतरनाक है, मूसिकों के बाद में संबोस। तो ये कुछ प्रमुख थे जिनको लौटते समय सिकंदर को जिनका सामना करना पड़ा। और यहाँ जो अंतिम जो कह सकते हैं वो यहाँ के ब्राह्मण थे। पाटल तक पहुंच जाता है, और पाटल पहुंचने से पहले ब्राह्मणों का विरोध होता है यहीं पर, इसी क्षेत्र में यहाँ पर ब्राह्मणों का विरोध होता है। और ब्राह्मणों के विरोध के कारण ये मूसिकों को और संबोस को देशद्रोही घोषित कर देते हैं ब्राह्मण कि ये समर्पण, क्योंकि इन्होंने समर्पण किया था, तो इनको देशद्रोही घोषित करने के कारण ये फिर से इसके विरोध में हो जाते हैं सिकंदर के। और ब्राह्मण और मूसिक मिलकर आक्रमण का सामना करते हैं, किंतु परास्त हो जाते हैं। और इसके बाद जो सिकंदर की अंतिम विजय है वो है पाटल। पाटल में देखिए 2 राजा शासन कर रहे थे। पाटल में 2 शासकों का शासन था, 2 राजा थे पाटल में, और दोनों मिलकर आपस में शासन चला रहे थे। तो यहाँ पर जो सिकंदर है वो इन पर आक्रमण करता है और इस पाटल को जीत लेता है। यहाँ पर ये पाटल को सिकंदर जीत लेता है और इस पर अधिकार कर लेता है, और अपना जो एक अधिकारी नियुक्त करता है वो है पिथोन। किसको? पिथोन को सिकंदर यहाँ पर क्या बनाता है, अपना अधिकारी नियुक्त कर देता है पाटल में। और
इस रास्ते से वापस से बढ़ जाता है। जबकि नियार्क था, यहां पर सेना के सिकंदर 2 टुकड़े करता है। यहां सिकंदर क्या करता है, अपनी सेना के वापस से 2 टुकड़े करता है यूनान पहुंचने के लिए। तो एक जो थी वो जेड्रोसिया के रास्ते नियार्कस के नेतृत्व में जेड्रोसिया के रास्ते होते हुए यूनान पहुंचती है। कहां पहुंचती है, यूनान। और सिकंदर स्वयं इस रेगिस्तान से होता हुआ, जो जेड्रोसिया का रेगिस्तान है, यहां से कहां पहुंचता है, बेबीलोन पहुंचता है। सिकंदर कहां पहुंचता है, बेबीलोन। और कब पहुंचता है, 323 ईसा पूर्व में। और 2 वर्ष लगते हैं इसको पहुंचने में। 325 में ये अपनी यात्रा शुरू करता है वापसी और 323 में पहुंचता है। किंतु यहीं पे इसके बुखार आता है और बुखार के कारण सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और यही वो पश्चिमी बात कहता है कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। ऐसा सिकंदर यहीं पर कहता है मृत्यु के समय कि मेरे जो दोनों हाथ है वो मुझे ले जाते हुए दोनों खाली हाथ लटका दिए जाएं, क्योंकि ये संसार को संदेश देना चाहता था कि जब वो आया तब कुछ नहीं था और जब वो गया तब भी उसके पास में कुछ नहीं था। तो यहाँ ये था सिकंदर का एक घटनाक्रम, किस तरह से भारत को विजित करता है। एक बार पुनः छोटा सा सार रूप में देख लेते हैं। यूनानी आक्रमण मौर्योत्तर काल के बाद भारत में, सार रूप में देख रहे हैं, मौर्योत्तर काल के बाद भारत में यूनानी आक्रमण का काल दौर शुरू होता है। और यूनानी आक्रमणकारियों में सिकंदर सबसे पहले भारत की तरफ बढ़ता है। सिकंदर विश्व विजय का सपना लेकर मकदूनिया या मैसिडोनिया से प्रारंभ होता है और वहां पर 331 ईसा पूर्व में जो हकामनी साम्राज्य था उसको पराजित करता हुआ बल्क या बैक्ट्रिया के रास्ते अलेक्जेंड्रिया होता हुआ काबुल या निकाया तक पहुंचता है। यहाँ पर आम्भी का राजदूत मंडल मिलता है जो सहायता का वचन देता है। और यहीं से खैबर दर्रे के पास होता हुआ, पेशावर से होता हुआ, यहाँ पुष्कलावती के पास एक सेना को हराते हुए तक्षशिला से पूर्व ओहिंद में पहुंच जाती है एक सेना की टुकड़ी। और दूसरे में जो सिकंदर है वो इस क्षेत्र को जीतता हुआ यहाँ पहुंचता है। इसके बाद अरनोस को जीता जाता है और सिंधु नदी पर पुल बनाकर तक्षशिला तक पहुंचते हैं। तक्षशिला में आम भी स्वागत करता है और यहीं से फिर पूर्व और यह जो पोरस राज्य था और उसके सिकंदर के मध्य युद्ध होता है, हाइडेस्पिज वितस्ता या झेलम का युद्ध। और विजय के बाद बुकाफिलाय और निकाया नाम के 2 नगर बसाता है सिकंदर इस तक्षशिला के और झेलम नदी के मध्य के क्षेत्र में। इसके बाद पोरस और पुरुष की सहायता या पोरस की सहायता लेकर ये आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ में 3-4 जो राज्य थे, गेल्चुकान राज्य हैं, जो छोटा पुरु था वो। इसके बाद व्यास तक ये पहुंच जाता है और व्यास में यहाँ अंतिम छोर स्थापित करता है, 12 वेदियां स्थापित करता है और वापस इसी रास्ते से पहुंचता है। कठों को भी पराजित करता है। जिस रास्ते से आया उसी रास्ते झेलम के किनारे होता हुआ पहुंचता है जहाँ मालव और शूद्रक इसको मिलते हैं। और उसके बाद नीचे पहुंचते हुए मूसिक, संबोस और अंत में पाटल, और पाटल से अपना रास्ता जेड्रोसिया के जरिए एक सेना नियार्क्स के नेतृत्व में और दूसरी रेगिस्तान से होते हुए ये पहुंचता है। तो यह था हमारा सिकंदर के बारे में विस्तृत अध्ययन। और क्लास थोड़ी बड़ी है, टिपिकल है, समझने का प्रयास कीजिए। याद हमें हो जाएगा इस मैप को जरिए समझने का प्रयास की सिकंदर किस तरह से आता है, किस तरह से भारत से विजय करके चला जाता है। और इसके बाद जो यहाँ का साम्राज्य था वो सेल्यूकस निकेटर के पास में आ जाता है। और सेल्यूकस निकेटर के पास तो पहले सेल्यूकस निकेटर जो इसका सेनापति था पूरा नहीं आता। ये वाला जो बल्क बैक्ट्रिया है और पार्थिया है, 2 राज्य सेल्यूकस निकेटर के पास में आते हैं और किस तरह से चंद्रगुप्त के साथ युद्ध होगा। और इसके बाद अगला यूनानी मेनांडर जो हम देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।